हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है ना, वो मेरी बड़ी फेवरेट है, मेरे दिल के बड़े करीब है। लाओ से ताओइज़्म आपने सुना होगा, जैसे हिंदुइज़्म, ताओइज़्म, शिंतोइज़्म। जापान में शिंतोइज़्म है। चाइना में एक बहुत छोटा सा एक लोगों का समूह है, बहुत छोटा, बहुत कम, जो इसको फॉलो करते हैं। फ़िलॉसफ़ी है, जैसे हिंदू फ़िलॉसफ़ी है वैसी ही फ़िलॉसफ़ी है, बुद्धिस्ट फ़िलॉसफ़ी है, जैन फ़िलॉसफ़ी है, वैसे ही ईस्ट की फ़िलॉसफ़ी है। बहुत मिलती जुलती है हिंदुइज़्म से, बौद्धिज़्म से, जैनिज़्म से बहुत मिलती जुलती है। और इन इन ये जो हुए हैं लाओ से, ये लगभग वही 4-5 शताब्दी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट हुए हैं, जबकि जिस टाइम बुद्ध और महावीर हुए। ठीक है, महावीर और बुद्ध के आसपास का ही वो टाइम है जब ये हुए, ये चाइना में हुए। ठीक है, फ़िलॉसफी बिल्कुल वैसी ही है, हिंदुइज़्म और जो ईस्ट की रहती हैं, शिंतोइज़्म या बुद्धिज़्म, जिसमें कि प्रकृति के साथ एक तालमेल बिठाने की बात वो करते हैं। और वो भगवान को, ब्रह्मांड को, प्रकृति को, जैसे हम इसमें शिव या शक्ति कहते हैं, तो वो उसको कहते हैं ताओ। लाओ से उसको ताओ बोलते हैं, ताओ ते चिंग। तो ताओ का मतलब है ब्रह्म, द अल्टीमेट गॉड, द लॉर्ड कह लो, यूनिवर्स कह सकते हैं, क्रिएटर कह सकते हैं, क्रिएशन इटसेल्फ, क्रिएटर, क्रिएशन, यूनिवर्स कह लो, नेचर कह लो, ब्रह्मांड कह लो, आप उसे ब्रह्म कह लो। तो उसको वो लाओ से उसको ताओ कहते हैं। तो ताओइज्म के जो संस्थापक हैं वो ये हैं लाओ से। तो ये बहुत बड़े चीन के दार्शनिक थे, बहुत प्रसिद्ध। और शाही जो पुस्तकालय था उसके अध्यक्ष थे। बहुत बड़े दार्शनिक, किताबें पढ़ना, फिलॉसफी जो होते हैं दार्शनिक जिस तरीके से होते हैं, जैसे हिंदुस्तान में बहुत दार्शनिक रहे, वो वैसे ही ये भी थे। और सिर्फ दार्शनिक ही नहीं है, दर्शन ही नहीं है, सिर्फ फिलॉसफी ही नहीं, अंदर का दर्शन, बाहर का दर्शन। बाहर का दर्शन तो सब करते हैं, ये उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने अंदर का दर्शन किया, जैसे बौद्ध ने किया, महावीर ने किया, शिव ने किया। अंदर की यात्रा, अंदर का दर्शन। दार्शनिक मतलब, हाँ, ईस्ट में दार्शनिक कहा जाता है और वेस्ट में उसको फिलोसफर कहते हैं। फिलोसफर है जो ज़िंदगी पे, बाहर की चीज़ों पे फिलॉसफी करता है। दार्शनिक है जो दर्शन करता है, अपना अंदर का दर्शन करता है, अंदर का, बाहर का। तो जो अंदर को जान लेता है वो बाहर भी सब जान जाता है, तो इसलिए हमारे यहाँ उसको दर्शन कहा जाता है। तो ये बहुत, इनके जो विचार थे वो बहुत ही मतलब अद्भुत विचार थे इनके, अद्भुत अद्भुत। आप सोच नहीं सकते उस लेवल की इनकी विचारधारा थी। ईस्ट की जैसी होती हैं, ईस्ट में हमारे यहाँ पूर्व की जैसी विचारधारा है वैसी ही विचारधारा है। और लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। तो आप समझेंगे तो आप जानेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं। इनसे एक बार राजा ने लाओ त्से से पूछा कि तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सबसे बड़ी जो नॉलेज है, विजडम है, वो क्या है। तो लाओ त्से ने मुस्कुराते हुए कहा कि सबसे बड़ा ज्ञान है सरलता। सरलता, जो सरल है वही वही सच्चा है। राजा को ये बात समझ नहीं आई। ठीक है, दार्शनिक तो इस तरीके से की बातें करते हैं, लोगों को समझ भी नहीं आती हैं, क्योंकि वो अपने ढंग से बातें करते हैं जो जीवन की सच्चाई है। राजा चलते हैं राजनीति के हिसाब से, दुनियादारी के हिसाब से। तो जो आदमी दुनियादारी की बातें करता हो वो आत्मा को नहीं समझ सकता, वो खुद को नहीं समझ सकता, वो जीवन को नहीं समझ सकता, क्योंकि दुनिया बाहर की चीज़ है। तो अगर अंतर्ज्ञान समझना हो तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी, तो दुनिया का ज्ञान छोड़ना पड़ेगा। दुनियादारी सीखनी होगी तो अंदर का ज्ञान छोड़ना होगा। तो
ये वो यहाँ पे जो तालमेल नहीं बन रहा था इसका, राजा क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि राजा दुनियादारी से चलता था, तो इसलिए राजा थोड़ी मुश्किल में पड़ गया। तो राजा ने वही प्रश्न किया कि राजा को ये बात समझ नहीं आई, तो उसने कहा कि सरलता से राज्य कैसे चलेगा, कैसे चलाया जा सकता है, ये तो मूर्खता हो जाएगी। तो लाओत्ज़े ने उत्तर दिया, उसको जवाब दिया कि जब तुम अधिक चतुराई और नियमों से काम करते हो, ज़्यादा नियम, ज़्यादा चतुराई, ज़्यादा राजनीति, ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते हो, पॉलिटिक्स करते हो, राजनीति करते हो और ख़ुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो, ठीक है, ओवर स्मार्ट चीज़ें करते हो, लोगों के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो जीवन जो है ना वो जटिल हो जाता है। इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, तो जीवन जटिल हो जाता है। और जिसका जीवन जटिल है वो शांत कैसे होगा, उसका मन कैसे शांत होगा? तो लोगों को डरने पर मजबूर किया जाता है। डराने और डरने पे आप लोगों को डराते हो, डरते हो, तो लोग डरे हुए हैं। लेकिन जब तुम सादगी से चलते हो तो जीवन स्वाभाविक हो जाता है। स्वाभाविक मतलब हो जाता है कि फिर प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है, कि प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक होता है। लोग खुशी से काम करते हैं। अब ये ऑटोमेटिक क्या है, स्वाभाविक क्या है, इसको समझते हैं कि क्या कैसे जीवन स्वाभाविक कैसे हो जाता है। आप बोलेंगे कि अभी भी जीवन जी रहे हैं, एक आदमी झूठ बोल रहा है, चतुराई कर रहा है, चालाकी कर रहा है, धूर्तपन कर रहा है, कुटिलता कर रहा है, राजनीति, कुटिलता, 420 चालूगिरी, ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक क्या है उसको समझते हैं। तो ताऊ ने उसे कहा कि इससे जीवन जटिल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उसमें शांति नहीं आती है। लोग खुशी से काम तभी करते हैं जब वो स्वाभाविक जीवन जीते हैं, सादगी से जीवन जीते हैं। राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ, राजा को उसकी बात अभी भी समझ नहीं आई, और समझ आ भी गई तो उसको उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ, ट्रस्ट नहीं हुआ। उसने कहा ये फालतू की बात है। तब लाओत्ज़े ने कहा उससे, राजा से, कि नदी को देखो, सादगी से जीवन जीना, स्वाभाविक जीवन जीना अगर आपने समझना है कि वो क्या होता है, तो उसने कहा नदी को देखो, नदी को देखो, वह अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लेती है। कि नदी के रास्ते में जो आता है, पहाड़ आता है, तो पहाड़ को साइड करके चली जाती है। जो आता है वो अपना रास्ता, इधर सामने रास्ता बंद हो गया, लेफ्ट काट लेगी, राइट काट लेगी, तो अपना रास्ता अपने आप बनता चला जाता है नदी का। ठीक है, कोई समंदर, कोई पहाड़ नदी को रोक नहीं सकता। नदी को समंदर में जाके मिलना है। ठीक, कितना ही बड़ा पहाड़ हो, कितनी बड़ी चट्टान हो, वो अपना रास्ता बना के कहीं ना कहीं से चली जाएगी। कोई ज़्यादा बड़ी रुकावट खड़ी कर दोगे तो उसको तोड़ के चली जाएगी। ठीक, तो उसने कहा कि नदी को देखो, वह अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लेती है, क्योंकि वह नीचे की ओर बहती है। वह सरल और विनम्र है। वो क्या है? सरल है और विनम्र है। वो झुकी हुई है, नीचे की तरफ वो बहती है तो झुकी हुई है। लेकिन पहाड़ को देखो, जो कठोर है, जटिल है, वह टूटता है। सच है, पहाड़ टूटता जाता है, गिरता जाता है। रोज लैंडस्लाइड्स होते हैं, चट्टानें टूटती हैं, गिरती हैं। पहाड़ी इलाकों में आप जाएंगे तो रोज लैंडस्लाइड्स होते हैं, मिट्टी बह जाती है, पानी बहा के ले जाता है मिट्टी को, पहाड़ को बहा के ले जाता है, पूरे के पूरे पहाड़ को। तो उसने ये कहा कि जो पहाड़ है, जो कठोर है, जटिल है, वह टूटता है, उसको टूटना ही पड़ता है, उसकी नियति यही है। राजा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तो क्या इसका मतलब है कि जीवन को जटिल बनाने की ज़रूरत नहीं? लाओत्ज़े ने जवाब दिया कि जीवन का रहस्य ही यही है, इसे जटिल मत बनाओ। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, मेक इट सिंपल, ईजी। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड आप जितना बनाएंगे उतना आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, आप उतना अशांत रहेंगे, मन अशांत रहेगा, आत्मा अशांत रहेगी। आपने कॉम्प्लिकेटेड बनाया, आपने चतुराई की, आपने चालबाजी की, आपने पॉलिटिक्स की, आपने राजनीति की, कूटनीति की, सब किया, और आपने सुख सुविधाएं, भोग विलास सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर भी मन अशांत है।
तो जिसके पास नहीं है, जो गरीब है, उसका मन अशांत है, समझ में आया कि उसको वो चाहिए जो नहीं है। लेकिन जो एक आदमी जो सर्व संपन्न है, फिर वो उसका मन क्यों परेशान है, उसकी आत्मा क्यों अशांत है? यदि पैसे से शांति मिलती तो किसी की आत्मा नहीं भटकती, सब पैसे वालों की आत्माएं शांत हो जाती है ना। सब पैसे वाले लोगों की आत्माएं शांत होती, मुक्ति हो जाता, मोक्ष हो जाता। लेकिन सच यही है कि जितना ज़्यादा पैसा है तो भी आदमी दुखी है, पैसा नहीं है तब तो वो दुखी है ही, क्योंकि मन अशांत है, पैसा चाहिए। जब पैसा आ गया तो वैसे ही उसका जीवन कॉम्प्लिकेटेड हुआ, क्योंकि पैसा आने के लिए सब कुटिलताएं, चोर बाजारी, सब कूटनीति राजनीति करके तभी तो आया ना पैसा। किसी का इधर से हिस्सा मारा, कोई वहाँ चालाकी की, कोई यहाँ से 4 पैसा बचाया, कोई वहाँ से 5 पैसा बचाया, तो अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बना ली। तो जीवन को सरल बनाना है, स्वाभाविक बनाना है। जैसे नदी का स्वभाव है सरल, झुका हुआ, स्वाभाविक, अपने फ्लो में चलती जाती है, वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो जीवन का रहस्य यही है, इसे जटिल मत बनाओ। जितना सरल उतना गहरा, जितना विनम्र उतना शक्तिशाली। पहाड़ की तरह कठोर नहीं, विनम्र, नदी की तरह विनम्र। तो ताओ का मार्ग नदी की तरह है, वह अपने ढंग से बहती है, बिना किसी संघर्ष के। वहाँ संघर्ष है ही नहीं, संघर्ष पहाड़ को करना पड़ता है खड़े रहने के लिए। नदी तो बहती जाती है। जीवन को सहजता से अपनाओ, तभी तुम अपनी गहराइयों को पा सकोगे। तो जो ताओ की जो विचारधारा है ना, वो विचारधारा है कि संतुलन बनाना है। ब्रह्मांड के जो नियम है, ब्रह्मांड, ताओ, उसके साथ चलना है। तो लाओ त्से ने कहा कि प्रकृति के साथ बैलेंस बना के चलो, यूनिवर्स के साथ बैलेंस बनाओ, ब्रह्मांड के साथ, प्रकृति के साथ। उसको ताओ कहते हैं, लाओ त्से। तो वो कहते हैं कि दुनिया की जो हर चीज़ प्राकृतिक रूप से जितनी चीज़ें चल रही हैं, नदी, ये वो, सागर, सब, मौसम, सूर्य, चंद्रमा, मौसम बदल रहे हैं, धरती, सब प्रकृति के हिसाब से चल रही है, ब्रह्मांड के हिसाब से, ताओ के हिसाब से। तो आप भी वैसे ही चलो। तो आदमी क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है चीज़ों को? पूरी प्रकृति जब ताओ को फॉलो करती है, ब्रह्म को फॉलो करती है, ब्रह्मांड को फॉलो करती है, तो आदमी एक अकेला ऐसा क्यों है जो अलग से कुछ साबित करने पे तुला हुआ है, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है? तो उसने कहा ये जो कॉम्प्लिकेशन है, यही प्रॉब्लम है इस संसार की, कि हमने चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो जीवन को सरल और विनम्र बनाए रखना, अहंकार और भौतिक सुखों से दूर रहना, ये उनके कहना है। ताओ आदमी प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है और इसके साथ तालमेल बनाने पर जोर दिया है। जब ये छोड़ के जा रहे थे देश, ठीक है, ये जैसा कहा जाता है कि लाओ त्से ने समाज की बढ़ती जटिलताओं को से निराश होकर फिर देश छोड़ने का अंत में निर्णय लिया इन्होंने, और पश्चिम की ओर यात्रा की। चाइना की पश्चिमी सीमा पर उनको किसी अधिकारी ने रोका और उन्हें कहा कि अपने विचार लिखिए। तो वहाँ से उसका अनुरोध था कि भाई आप लिखिए अपने विचार। तो उन्होंने वहाँ पे लिखी ताओ ते चिंग, ताओ के बारे में लिखा, और वहाँ से वो धर्म पर स्थापित हुआ। उतना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये गायब हो गए। तो लाओ त्से कहाँ से आए, कहाँ गए, ये किसी को नहीं पता। उतना ही लिमिटेड पार्ट उनके जीवन का पता है, नोबडी नोज। पर उनकी जो शिक्षाएं हैं वो बहुत महान है। तो ऐसी ही और अच्छी जानकारी के लिए फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और क्या करोगे, लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली सर्कल में, अच्छे लोगों के साथ लाइक वाइक करो यार। ये जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए, ताकि जितना कॉम्प्लिकेटेड हमने लाइफ को बनाया हुआ है, लाइफ इजी हो जाए, सरल हो जाए, सादगी से जीवन जियो। हम जो
पागलों की तरह पैसे की दौड़ के पीछे भाग रहे हैं, वो सब बंद होनी चाहिए। वो सब पागलपन बंद होना चाहिए। वो तभी बंद होगा जब सब इस और प्रयास करेंगे। अभी तो सब पैसे के पीछे प्रयास कर रहे हैं, सभी लगे हैं। पूरी सोसाइटी हमारी पागल हो चुकी है और हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। एक बच्चे को हम उस पे बचपन उसका हम छीन लेते हैं, उसकी हम जवानी छीन लेते हैं। उसको देते क्या है हम? उसकी जवानी छीन ली, उसका बचपन छीन लिया। हाँ, फिर पूरी ज़िंदगी वो काम करता रहता है। वो अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाता है, खुद को समय नहीं दे पाता है, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता है, बीवी को समय नहीं दे पाता है। अंत में मर जाता है बूढ़ा होके। किस चीज़ की दौड़, किस चीज़ की रेस? जिस रेस का अंत सिर्फ इतना है कि आप बूढ़े होंगे और फिर आप इंजॉय करेंगे लाइफ को। बूढ़े होके मतलब जब जीवन ख़त्म होने पे आ गया तब जाके आप लाइफ इंजॉय करेंगे। और बाकी आप पूरा जीवन जो बचपन से आप लग जाएंगे दौड़ने के लिए। बचपन से बच्चों के ऊपर हमने इतना इतना बोझ डाला, उनकी पूरी जवानी छीन ली, उनका बचपना छीन लिया। पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर कॉलेज, फिर जॉब से पहले आप ट्रेनिंग लेंगे, फिर जॉब करेंगे, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर ब्याह करेंगे, बच्चे करेंगे, ऑफिस जाएंगे, बस हो गया। फिर रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद करो एंजॉय अपनी जीवन को। तो ये कौन सी लाइफ है कि आप 60 साल के बाद एंजॉय करेंगे और 70 में मर जाएंगे? तो पता नहीं है 60 के बाद भी करोगे कि 60 में मर जाओगे, 65 में मर जाओ। तो मेक लाइफ इजी। ओके, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, सब तक पहुंचाओ इस बात को। थैंक यू।